तो टॉपिक है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मुझे बता देना कोई एंटर नहीं हो पा रहा हो तो मैं एंटर उसको कर देती हूँ। तो शुरू करेंगे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। अब जैसा कि हमने ये चैप्टर पूरा आपका पढ़ा है, ये चैप्टर जो हमने देखा है, एक मिनट, उस चैप्टर में पूरा हमने जीनोम जीनोम जो है उसी के बारे में अपन देखते चले आ रहे हैं। तो जीनोम आपको लगभग पता ही है कि जीनोम क्या होता है, ये क्रोमोसोम मैपिंग वगैरह है। और क्योंकि आपको वो पढ़ना नहीं है तो हम सीधा अपना किस पे आते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 90s में स्टार्ट हो गया था हमारा। हम देखेंगे कि क्या हमारे एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, टेक्निक, आउटकम। पहले तो इसके नाम से समझने की कोशिश करना। जीनोम यानी हमारे जितने भी जीन के सेट हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, हम उनकी सीक्वेंसिंग करना चाह रहे हैं पूरे ह्यूमन जीनोम पर। एक प्रोजेक्ट फॉर्म में हमने क्या किया है, स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ और इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम पूरे जो जीनोम है ह्यूमन जीनोम की, उसकी सीक्वेंसिंग करें, उसके बारे में हम पता लगाएं। ठीक है, तो ये हमारा मेन एम है, क्योंकि हमको जो डिजीज वगैरह है ये सब हमको देखना है कि ये जीनोम में जीन के कौन से पोर्शन में है, किस वजह से ये होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यही है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है क्या है, पहले हमने देखा कि तो हमने ह्यूमन जीनोम मैंने आपको पूरा बता दिया था, इसमें कौन से पोर्शन नॉन कोडिंग होते हैं, कौन से पोर्शन कोडिंग होते हैं, और एक्स्ट्राजेनिक डीएनए क्या होता है, वो चार्ट आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो आपको जीनोम के बारे में सिर्फ एक चार्ट से बताना है। तो सबसे पहली चीज कि हम ह्यूमन जीनोम का मतलब है कि हमने जो भी जो कलेक्शन किया है सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, चाहे वो कोडिंग में है, नॉन कोडिंग में है, रेगुलेटरी एलिमेंट है, उन सबका हम कलेक्शन करेंगे। ह्यूमन जीनोम का मतलब ये है कि हम जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है किसी सेल के अंदर, उन सबका कलेक्शन करेंगे। और कलेक्शन करके हम क्या कर रहे हैं, उनको स्टडी करेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो अब जीनोम जो है मतलब सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना किसी सेल के अंदर, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे नॉन कोडिंग हो, या फिर रेगुलेटरी एलिमेंट हो। ठीक है, अब जीनोम क्योंकि एक काफी वाइड टॉपिक भी है, काफी वाइड कलेक्शन भी है इसका, तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे आप क्रोमोसोम की बात करो तो क्रोमोसोम भी केमिकली किसके बने हैं, डीएनए के बने हैं। अभी हमने पूरा देखा था कि क्रोमेटिन जो है उसमें हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल जो था वो देखा था, ये सारी चीजें हमने उसमें देखी थी। तो अगर हम बात करें तो सारे डीएनए का कलेक्शन है, कुछ प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहे हैं, कोडिंग है, कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ जीन एक्सप्रेशन को हेल्प कर रहे हैं, कुछ जस्ट सीक्वेंसेस है जिसे हमने देखा रिपीटेटिव हो रही है, रिपीटेटिव जो है वो कोडिंग नहीं है। तो हमने पूरा कलेक्शन देखा है डीएनए का कि एक्स्ट्राजेनिक डीएनए कौन सा है, जीन और जीन रिलेटेड कौन सा है। तो हम ह्यूमन जीनोम में सबका कलेक्शन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में हमने शुरू किया था। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। तो इसमें हम इसलिए थोड़ी थोड़ी स्टडी सबकी डाल रहे हैं कि डीएनए की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सबसे पहले किसने बताई थी, 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने बताई थी। ठीक है, फिर ये देखा था हमने कि जो है वो इनहेरिटेड होता है। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने थोड़ी सी चीजें बताई थी, मेंडल के लॉ हैं। उसके बाद मेंडल की जो रीडिस्कवरी हुई थी अर्ली 90s में। तो ये सारी चीजें सीक्वेंस में चलती चली जाएंगी। हमको उसको क्या करना है, जितने भी हमारे जीन हैं उनकी सीक्वेंसिंग करनी है, और सीक्वेंसिंग करके हमको उनका रोल बताना है कि उन जीन का एक पर्टिकुलर रोल क्या है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अ वाइड सब्जेक्ट, क्योंकि हम उसमें पूरा जीनोम की स्टडी करते हैं, और जीनोम की स्टडी करके इसको एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में शुरू किया था 90s में, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जीन को स्टडी करना, क्योंकि हमने देखा सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है यानी डीएनए की पूरी हमने देख ली। फिर हमने देखा कि कौन सा कोडिंग होता है, कौन सा नॉन कोडिंग होता है, कौन सा एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा रेगुलेटरी है, कौन सा एक्स्ट्राजेनिक है, एक पूरा हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो हमको उन जीन की स्टडी करना है, सब कुछ
देखना है, और देखने के बाद हमको देखना है कि ये हम क्यों ये सारा चीजें देख रहे हैं, हमारा क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। जैसे हम जीन को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं, फंक्शन देखना चाह रहे हैं, और हम क्यों जीन की स्टडी करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर जीन की हम स्टडी करके ये पता लगाते हैं कि उनका फंक्शन क्या है। अगर वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करे तो उसकी वजह से डिजीज जो है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। इस वजह से हमारा क्या है, ये प्रोजेक्ट जो है वो हमने लिया और उस प्रोजेक्ट से सारी सीक्वेंसिंग करी, सारे जीनोम की स्टडी करी। तो ये समझने के लिए कि जीन का क्या रोल है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, डिजीज में उसका क्या रोल है, तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का वो आया। ठीक है, और फिर हमने पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसकी आउटलाइन को डिजाइन किया, और इसकी जो मिस्ट्री है, जो रहस्य बना हुआ था ह्यूमन जीनोम, उसको पूरा हमने स्टडी किया कि ह्यूमन जीनोम में कौन कौन से जीन है, क्या रोल है, ये सारे। तो ये एक छोटी मोटी चीज नहीं है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए फंडिंग की भी जरूरत पड़ी। तो जो फंड इस प्रोजेक्ट के लिए मिला वो हमको, और दूसरे जो यूएस डिपार्टमेंट है इन सब से हमको उनका हेल्प मिली। और हमने ये जो प्रोजेक्ट डेवलप किया था, हमारा मेन एम था, हमने जीन के फंक्शन निकाले, स्ट्रक्चर देखे, ये सारे हमने देखे। तो 90s में, इसलिए मैं बार बार आपको बताती जा रही हूँ कि अर्ली 90s में ये जो प्रोजेक्ट था वो डेवलप हुआ था, और वो डेवलप करके हमने पूरे एंटायर ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करी, उनके सीक्वेंस को निकाला कि क्या सीक्वेंसेस है। तो ये कब से चालू हुआ था, 90s में ये चालू हुआ था, और ये कंप्लीट हुआ है 2003 में। लेकिन फिर भी फर्दर इसकी इसके ऊपर काम चल रहा है, फर्दर काम चल ही रहा है ह्यूमन जीनोम पर। ठीक है, सीक्वेंसिंग जरूर कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर भी अभी रिसर्च इन पे आगे चल ही रही है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है अर्ली 90s में शुरू हुआ था, डेवलप हुआ था, और हमने पूरी सीक्वेंस जो है एंटायर ह्यूमन जीनोम की वो देखी, डिटरमाइन किया, और लगभग हमने 2003 में इसको कंप्लीट किया। तो इसमें हमको पूरा जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, जो एक्स्ट्राजेनिक डीएनए है, यानी जो जीन जीन रिलेटेड से नहीं बना है उसको हमने एक्स्ट्राजेनिक बोला। फिर हमने देखा कि जो जीन रिलेटेड है उसमें भी कोडिंग कौन से हैं, कौन से नॉन कोडिंग है, इंट्रॉन, प्रमोटर, लीडर, ट्रेलर, जो हमने पूरा एक चार्ट देखा था वो सारा, और उन सबकी हमने सीक्वेंसिंग की है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है हमने सारे की सीक्वेंसिंग कर ली, और सीक्वेंसिंग करके देखा हमने, और इस प्रोजेक्ट को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया, लगभग हमारा जो सीक्वेंस है वो मिल गई है। और ये हमको सब में हेल्प करेगा, ये जो इंफॉर्मेशन मिली है ह्यूमन डेवलपमेंट में, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, इवोल्यूशन, इन सब की स्टडी करने के लिए हमको जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इंफॉर्मेशन मिली है वो इन सब में हेल्पफुल है। ठीक है, अब ये बहुत लार्ज जो है, लार्जर हमारे लिए जीनोम है जिसको हम कर सके हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमारे में लगभग 3 बिलियन बीपी है, बेस पेयर्स है। तो वो जो चार्ट है उसको आपको फिर से इसमें बनाना है, जो हमने ह्यूमन जीनोम का पढ़ा था। तो हमने देखा कि लगभग 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, ये 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, और लगभग अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन है। 30,000 जीन हमने इसमें बात करी है, और उन सबकी डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वो। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखते हैं कि जो सीक्वेंसिंग का हमको सबसे पहले आइडिया मिला था वो सबसे पहले यूएसए कमेटी ने प्रपोज्ड किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा उसकी अपन देख लेते हैं, फिर एम और उस पर आते हैं। फिर बहुत लंबे समय तक ये काम चलता रहा, क्योंकि हमने देखा अर्ली 90s में ये शुरू हुआ था, और वो ईयर जो है आपका अक्टूबर 1990, और लगभग 13 ईयर्स हमको लगे, 2003 में कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने लगभग 30,000 अप्रोक्सीमेट मैंने बात करी। तो यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है 20,000 to 25,000 ह्यूमन जीन जो है उनको हमने एस्टिमेट, उनका फंक्शन, उनकी सीक्वेंसिंग हमने करी है। और हमारा जो गोल है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि लगभग 3 बिलियन जो बेस पेयर में है हमारा डीएनए, उन सबको हमको उनकी कंप्लीट सीक्वेंस जो है वो हमको बताना है। तो मैपिंग हम कर सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट से। जब आप इस पूरे प्रोजेक्ट का एम समझ जाएंगे तो इसके पूरे एडवांटेज आपको समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट जेनेटिक मैप जो है वो हमने कंप्लीट किया था 1994 में, और while the physical map with 30,000 and more STSs was completed in October 1990। जबकि अगर हम पूरा फिजिकल मैप की बात करते हैं, जो हमारा, हम अगर किसी एक न्यूक्लियोटाइड को लेके कर रहे हैं, या हम
जिस भी चीज से उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा वैसे तो 94 में हुआ, लेकिन जो फिजिकल मैप हमने 30,000 जीन का लेके किया वो हमारा अक्टूबर 1998 में कंप्लीट हुआ। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आप इतना ध्यान में रखना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा वो अपने को ध्यान में रखना है। तो हमने 90s में स्टार्ट किया, अक्टूबर 1990 में, और 2003 में लगभग कंप्लीट कर लिया हमने। ये आपको ध्यान में रखना है। 13 ईयर्स हमको लगे, लगभग 13 ईयर्स लगे हमको, और इस प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट किया है। और इसमें हमको पूरे जीनोम, द प्रोजेक्ट वाज डिजाइन नॉट ओनली टू सीक्वेंस द होल जीनोम बट आल्सो टू मेक इट रेडली एक्सेसिबल फॉर साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। हमको पूरे लगभग, क्योंकि 3 बिलियन बेस पेयर्स हमको स्टडी करना था, 30,000 जीन के बारे में करना था, तो ये काफी जो है, काफी सारी लैब लगी, काफी सारे कंट्रीज की हेल्प लगी। और ये सब हमको लगभग, आप देख रहे हो, मोर देन 200 डिफरेंट जेनेटिक laboratories फ्रॉम द यूएसए एंड 18 डिफरेंट कंट्रीज हैड टेकन पार्ट टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को जो है वो काफी सारे कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज की लैब और कंट्रीज को पार्टिसिपेट करना पड़ा, तब जाके हम इन 30,000 जीन और 3 बिलियन बेस पेयर में जो है इंफॉर्मेशन, उसको उनकी सीक्वेंसिंग हम कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा वो था। इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, सब ने ये किया। अब हम ये देखते हैं, पहले मैं एम बता दूं आपको। ठीक है, नीचे पहले एम बता दूं। तो हमारा जो एम है, जो आप पूरा ह्यूमन जीनोम का चार्ट ध्यान में रख लेंगे तो आपको इसका पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमने लगभग टू सीक्वेंस द होल जीनोम विद 3 बिलियन बेस पेयर्स, तो हमने सारा जीनोम जो है उसकी सीक्वेंसिंग करी, और ये कितने बेस पेयर में था, 3 बिलियन बेस पेयर्स में। इसी की वजह से जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया, उसी की वजह से हमको फिजिकल मैप जो है वो बन पाया हमारे पास। ठीक है, फिजिकल मैप बन पाया हमारे पास, और हमने उस फिजिकल मैप से उसकी स्टडी करी, पूरे ह्यूमन जीनोम का हमने एक मैप बनाया। हमने ये भी देखा कि हमने जीन जो है उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, तो उन फंक्शन से हमको डिजीज में हेल्प मिली। तो डिजीज कॉजिंग जीन जो है उनको हमने आइडेंटिफाई किया। तो दीज, जब कभी आपको शॉर्ट नोट आता है तो आप इसके इस तरह से चार्ट बना के कर सकते हैं। शॉर्ट नोट मतलब आपको 2 नंबर इसमें आता है, ज्यादा नंबर में आएगा तो फिर आपको पूरा उसका हिस्ट्री, हर चीज दिखानी पड़ेगी। तो होल जीनोम की सीक्वेंस कर लिया हमने 3 बिलियन बीपीज, हमने फिजिकल मैप बना लिया ह्यूमन जीनोम का। साथ ही हमने फिजिकल मैप, आप देखते हैं लिंकेज वगैरह जो होते हैं ना, उनके उनसे बनता है। अभी आपको फिजिकल मैप क्योंकि डायरेक्टली नहीं है, तो फिजिकल मैप में हम एक्चुअली डिस्टेंस निकालते हैं जीन के बीच में, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम लिंकेज जो है उसकी स्टडी करते हैं। लिंकेज से हम उनके बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। तो फिजिकल मैप इज ऑल्सो अ वाइड सब्जेक्ट। यहाँ मैं आपको हल्का सा हिंट दे रही हूँ, क्योंकि आपने ऊपर देखा था कि ये जो हमने शुरू किया था क्रोमोसोम मैपिंग से करा था, लेकिन वो आपको मैपिंग आपके उसमें डायरेक्ट नहीं दिया, वो आपको सीधा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। तो हम मैपिंग जो है वो कर सकते हैं। मैपिंग के लिए हम लिंकेज जो होता है वो देखते हैं जीन के बीच में, और लिंकेज से हम उनकी डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज हमने डिजीज जो है वो डिजीज कॉज करने वाले जीन कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई किया। ये हमारे ये एम थे। नीचे हम देखेंगे जीन के फंक्शन को हम अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो हमने सीक्वेंसिंग से मिली वो सारे रिसर्चर्स को प्रोवाइड कर दी है, अवेलेबल हो गई है आप सबके लिए। तो सबको एक पर्टिकुलर जीन या पर्टिकुलर डिजीज जो है उसको समझने में हेल्प मिलेगी, चाहे वो मेडिसिन के केस में, रिसर्च जो कर रहे हैं उनके केस में है। फिर साथ ही में हमको ऐसे टूल मिले, ऐसे टूल हमने डेवलप किया जो हम प्रोसेसिंग और एनालाइजिंग कर सकते हैं उनकी डेटा की, जो भी आपके। तो ये डेटा अवेलेबल है। आप जब अपन ब्लास्ट और इन सब की बात करते हैं, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डेटा जो हैं वो अवेलेबल हैं आपको, अलग अलग उन पे जाते हैं जब अपन, है ना, प्रोग्राम रहते हैं जैसे ब्लास्ट है और इस तरह के जो होते हैं उसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, उसमें आपको डेटा अवेलेबल होते हैं, तो हम उनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एनालाइजिंग कर सकते हैं। तो ये 6 मेन फंक्शन, जब आप कभी शॉर्ट नोट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे आएगा तो ये आप एम और ऑब्जेक्टिव्स यहाँ बता सकते हैं कि 3 बिलियन बेस पेयर की हमने सीक्वेंसिंग कर ली है, फिजिकल मैप बना लिया है, आइडेंटिफाई कर लिए हैं सारे डिजीज कॉजिंग जीन, फंक्शन हमने पता लगा लिया है, रिसर्चर्स के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और टूल्स हमने हमने डेवलप कर लिए टूल, जिससे कि हमारे पास जो डेटा है उनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, एनालाइजिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जो थे वो एम और ऑब्जेक्टिव थे। अब यहाँ पर अलग से आपको जो बताए हुए हैं कि हमने सबसे पहले जो जीनोम है हमने सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू किया था। तो
to sequence both the genome and other genome like yeast and microbe in order to use it as a टेस्ट रन फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। हम एकदम से ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में नहीं आए, पहले हमने थोड़े से सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है उनको देखा, जैसे हमने यूकेरियोट्स में ईस्ट को देखा, हमने माइक्रोब्स को देखा, यहाँ से हमने उनको स्टार्ट किया, उनको एक टेस्ट के रूप में लिया, फिर हमने ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो करी। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि जब आप पेपर उठाते हैं तो नए 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 जीनोम सीक्वेंसिंग लगभग हर ऑर्गेनिज्म की हो रही है, जैसे पिकॉक की हुई थी लास्ट ईयर, है ना, अलग अलग जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी होती जा रही है, फिर वो डेटा को स्टोर करके रखते हैं, उसको अवेलेबल कराते हैं। तो हमारा जो ब्रॉडर ऑब्जेक्ट है ये है कि हम फिजिकल मैप बना सके ह्यूमन जीनोम का, और लगभग हम जो 3 बिलियन बेस पेयर्स में है उनकी सीक्वेंसिंग हम होल जीनोम की कर सके। ये हमारे जो है ब्रॉड ऑब्जेक्ट थे। बाकी अपन ने और देखे अदर ऑब्जेक्टिव्स जो थे, हमको इंफॉर्मेशन मिल जाए रिसर्चर्स के लिए, हमने डिजीज कॉजिंग इसको अपन ने चार्ट के फॉर्म में पढ़ लिया है, जीन के फंक्शन मिल सके, हम मैप और टैग कर सकें जीन को क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, साथ ही हम ऐसे टूल्स जो हैं वो डेवलप कर सके जिससे हम प्रोसेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। तो ये हमारे मेन है, एम और ऑब्जेक्टिव है। टेक्निक हम जो यूज करते हैं, यहाँ मैं शॉर्ट आपको टेक्निक बता दे रही हूँ बस, कि जो सीक्वेंसिंग टेक्निक होती है, आपने देखा होगा डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए हम मैक्सम गिलबर्ट्स की सीक्वेंसिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, हम सेंगर की सीक्वेंसिंग यूज करते हैं। एक्चुअली डीएनए सीक्वेंसिंग एक पूरा अलग टॉपिक है। तो हम यहाँ पर जो है, एक मिनट, हाँ हेलो, हेलो, तो यहाँ पर टेक्निक जो है वो टेक्निक डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि सीक्वेंसिंग के लिए अपन टेक्निक यूज करते हैं। मैक्सम गिलबर्ट की सीक्वेंसिंग हम देखते हैं, सेंगर की सीक्वेंसिंग देखते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ऐसा ही अपन ने शॉर्टगन सीक्वेंसिंग टेक्निक जो है वो यूज की है। होल जीनोम को हमने जो है वो पूरा सीक्वेंस कर लिया है। तो टेक्निक का हल्का सा ये आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो होल जीनोम प्रोजेक्ट है उसको हमने जनरली डिवाइड किया दो फेजेस में। इनिशियल फेज की अगर हम बात करें तो 90% ऑफ डीएनए वुड बी सीक्वेंस, और जो बाद की फेज है उनमें जो बचे हुए गैप्स थे वो सब हमने करे और उनको लिया। मतलब हमने इसको दो फेज में डिवाइड किया, और दो फेज में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट फेज में अपन ने लगभग 90% कर लिया। ये एक जनरली आपको बताया हुआ है। ये ये देखो इस तरह से सीक्वेंसिंग करते हैं। अब सीक्वेंसिंग है नहीं, इसलिए इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ही थोड़ा सा आप ले लो। ये शॉर्ट है ना, शॉर्ट जीनोमिक सीक्वेंस होती है, एसजीएस मतलब शॉर्ट वाली होती है। दिख रही है क्या स्क्रीन? एक मिनट सबको, यहाँ से देखो, आप डायग्राम आप डाल रहे हो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको डालना है, नहीं तो नहीं। यहाँ से देखो, ये एक जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए आपने पूरा लिखा, इसको हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मैकेनिकल टेक्निक, ये पूरा डीएनए था, इसको आपने छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पर एक प्लाज्मिक डीएनए है, यहाँ से लेकर हमने इसका, चूंकि फ्रेगमेंट में आ गए तो हमने इनको साथ में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं, जैसे ये नाम लिखा है बीएसी, तो आपने इसको इसको ज्वाइन करके वो फ्रेगमेंट को ज्वाइन कर दिया प्लाज्मिक डीएनए से। ये और अब आप देख रहे हो शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड की आपको बताई हुई है। ये फिर आपने देखा कि डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ ईच लाइब्रेरी, यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये पहले आपने क्या किया, इसको लिया, हेलो,
यहाँ क्लियर देखो आप, आपके सामने डायग्राम है। ये आपने फ्रेगमेंट किए हमने, फिर प्लाज्मिक डीएनए से उसको मर्ज किया, हमने वेक्टर लिया, उसका नाम BAC वेक्टर से उसको मर्ज किया, ये बन गई प्लाज्मिक डीएनए की लाइब्रेरी। फिर हमने इसको क्या किया है, सीक्वेंसिंग किया यहाँ पर। ये देखिए, ये सीक्वेंसिंग की हुई है, ये आपको सीक्वेंस दिख रही है ACCTG। ये तो शॉर्टकट मेथड से किया है डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ ईच लाइब्रेरी। जो आपने प्लाज्मिक डीएनए लाइब्रेरी की है उसकी सीक्वेंसिंग की हमने यहाँ पर। आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप फिर से पूछ सकते हैं। और फिर इसको हमने यहाँ पर जो है, ये जो इंफॉर्मेशन आपने ली, ये क्योंकि टुकड़े टुकड़े मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट करके आप उसको मर्ज करके कर रहे हैं, तो फिर उसको बाद में जो है ये देख रहे हो आप, ये जो है इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये अपन ने बनाया, अलाइनमेंट सीक्वेंसेस विद द रेफरेंस अलाइनमेंट हमने उसका किया। ये तो हमेशा हम करते हैं ना, तो हम फ्रेगमेंट के फॉर्म में पहले लेते हैं डीएनए को, और हर फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग करते हैं। चाहे आप मैक्सम गिलबर्ट्स की मेथड देख लो, या हम किसकी देख लें, सेंगर्स की देख लें, वो सीक्वेंसिंग के लिए होती है। यहाँ हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो मेथड यूज करी, दैट इज द शॉर्टगन सीक्वेंसिंग मेथड। तो शॉर्टगन सीक्वेंसिंग मेथड में हमने क्या किया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाए, उसको प्लाज्मिक डीएनए से मर्ज किया, प्लाज्मिक डीएनए लाइब्रेरी बनाई, और फिर उनकी डीएनए सीक्वेंसिंग करी, और फिर सीक्वेंसेस का हमने अलाइनमेंट कर दिया। ये ठीक है, ये सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट है। यहाँ पर आप कॉम्प्लीमेंट्री से कंफ्यूज मत होना, हम उससे रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से वो सीक्वेंस को बनाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ हमने अलाइनमेंट किया है उन सीक्वेंसेस का रेफरेंस सीक्वेंस के साथ। ये तो ये आप ये देख रहे हो ना, ये जो रेड में आपको दिख रही है, ये बाकी सारी सीक्वेंस आपको वही क्या वही दिख रही है, सिर्फ ये जो रेड वाली जो दिख रही है CG, यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लिया आपने, ये GA, ठीक है ना, GC होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन छोटे छोटे हम जो फ्रेगमेंट लेते हैं ना, अलग अलग बनाते हैं। मैंने आप इसीलिए बताया कि जो पूरी डीएनए सीक्वेंसिंग है वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर हल्का सा आपको मेथड बता रहे हैं कि इस मेथड से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया। डीएनए सीक्वेंसिंग इज डिफरेंट टॉपिक। डीएनए सीक्वेंसिंग में हम मैक्सम गिलबर्ट और सेंगर की सीक्वेंसिंग जो है उससे हम पूरी स्टडी करते हैं डीएनए सीक्वेंस का। तो यहाँ पर हमने शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड ली है, और उस मेथड में भी, क्योंकि जब आप डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं तब भी फ्रेगमेंट से बनाए जाते हैं, उसके फ्रेगमेंट बना के फिर पर्टिकुलर उससे उसको मर्ज किया जाता है। यहाँ पर जो मेथड यूज करी दैट इज द शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड, जिसमें हमने जीनोमिक डीएनए को फ्रेगमेंट में डिवाइड किया, फ्रेगमेंट को फिर हमने प्लाज्मिक के साथ मर्ज कर दिया, फिर प्लाज्मिक डीएनए लाइब्रेरी जो है उसकी सीक्वेंसिंग हमने हर लाइब्रेरी की देखी, डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ ईच लाइब्रेरी है। और फिर उसको हमने कंप्यूटर्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने उसको लर्न किया, उसका अलाइनमेंट किया। ये यहाँ अब जो चीज जो थोड़ी बहुत रह गई हो यहाँ आपको दिया हुआ है ये तो ओवरव्यू जो है, हम देखते हैं कि पहले डीएनए एक्सट्रैक्शन हमने लिया, यानी डीएनए को हमने निकाला, कहाँ से आपको लेना है उसको हमने, डीएनए को निकालने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के से हमने डीएनए के फ्रेगमेंट बना लिए, और रेस्ट्रिक्शन में हमने एंडोन्यूक्लियस वगैरह जो लिया, उससे हमने डीएनए के फ्रेगमेंट जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट के फॉर्म में हमने निकाल लिया। फिर मैंने बताया था कि वेक्टर जो है, तो हमने जो BAC है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, हमने उन फ्रेगमेंट को BAC यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में डाल दिया, ठीक है। इसलिए प्लाज्मिड बोला था क्योंकि प्लाज्मिड इज एक्सेसरी, यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा में जो है, तो यहाँ हमने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम बनाए उसमें उन फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर दिया, और एक लाइब्रेरी बना ली, जो ऊपर लिखा था प्लाज्मिड लाइब्रेरी, हमने एक लाइब्रेरी बना ली, फ्रेगमेंट्स की कंस्ट्रक्ट कर दी, और फिर हमने इनको क्या किया, सून आफ्टर डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट ऑफ फर्दर डिवाइडेड इवन स्मॉलर फ्रेगमेंट आर लाइगेटेड इनटू द प्लाज्मिड वेक्टर। हमने यहाँ पर पहले फ्रेगमेंट को इसमें BAC में डाला, और फिर हमने फ्रेगमेंट की लाइब्रेरी बनाई, फ्रेगमेंट की लाइब्रेरी, फिर ये जो डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट है उसको हमने फिर से छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डाला, और फिर उनको प्लाज्मिड वेक्टर के से जोड़ा, इसीलिए उसको नाम दिया था प्लाज्मिड लाइब्रेरी। अभी भी अगर कुछ चीज किसी को फिर से पूछना तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज करी है। आपने देखा था कि फ्रेगमेंट डाले, फिर यहाँ नीचे आपने देखा था BAC में डाली, ये BAC था, ये इंटीग्रेटेड इनटू BAC,
तो पहले छोटे छोटे फ्रेगमेंट को इसके अंदर इंसर्ट किया, फिर उनसे भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाए और एक लाइब्रेरी बना के फिर उनको प्लाज्मिड में किया। तो इसीलिए इनको बोला गया है प्लाज्मिड डीएनए लाइब्रेरी है। ये चीज यहाँ पे बताई हुई है। ये कि पहले आपने क्या किया कि पहले फ्रेगमेंट को इंसर्ट किया बीएसी में, तो लाइब्रेरी बन गई फ्रेगमेंट्स की। फिर ये जो डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट है उनको फर्दर डिवाइड किया और स्मॉल फ्रेगमेंट में, और फिर इनको लाइगेट किया प्लाज्मिड वेक्टर के साथ। अब ये जो है उनकी हमने इनका सीक्वेंस किया इन एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन इसमें, ठीक है, इसलिए वहां बोला गया था प्लाज्मिड डीएनए लाइब्रेरी। उनका हमने सीक्वेंस किया स्मॉलर फ्रेगमेंट का, क्योंकि आपने देखा कि ईच लाइब्रेरी को किया गया है, ये डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ ईच लाइब्रेरी है। ये क्लियर हो रहा है? ये डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ ईच लाइब्रेरी थोड़ा सा आपका टेक्निक थोड़ी एडवांस है ये, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। आप फिगर डायग्राम से समझ लेंगे तो जल्दी आ जाएगी। जीनोमिक डीएनए, इनको आपने फ्रेगमेंट में किया, फिर बीएसी में डाला, हर फ्रेगमेंट जो है उसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ मर्ज किया, तो ये प्लाज्मिड डीएनए लाइब्रेरी बन गई। अब हर लाइब्रेरी की डीएनए सीक्वेंसिंग करेंगे, और हर लाइब्रेरी में छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, आप देख रहे हो कलरफुल वाले, बाकी प्लाज्मिड है वो, और ये कलरफुल वाले जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट। तो इनकी हमने क्या किया, सीक्वेंसिंग की। ये these smaller fragments are sequenced in amplification reaction। और ये पूरी जो है वो एक आपको ओवरव्यू बताया गया था, शॉटगन टेक्निक जो हमने यूज की सीक्वेंसिंग में। हमेशा सीक्वेंसिंग छोटे छोटे फ्रेगमेंट की ही की जाती है, फिर उनका अलाइनमेंट किया जाता है। शॉटगन के अलावा हम पीसीआर को फिश यानी फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक होती है, जिसमें हम उनकी जो क्रोमोसोम है उनको कलर करते हैं, ठीक है, उसको फिश बोलते हैं, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ये भी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। मैंने अभी सेंगर सीक्वेंसिंग बताई थी, सेंगर, मैक्सम, गिलबर्ट्स, ये ट्रेडिशनल वाली है, सेंगर ज्यादा यूज होती है। तो ये टेक्निक जो है उनको भी हम यूज कर सकते हैं, ये सेकेंडरी टेक्निक है। और मेनली जो की थी वो शॉटगन सीक्वेंसिंग टेक्निक यूज की थी। तो ये पहले क्लियर हो रहा है? ये क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा इसमें काफी सारी चीजें मर्ज है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब आप पढ़ते हैं तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर कट करते हैं, तो हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन टेक्निक भी यूज करते हैं। और एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो जिस जगह पर कट करते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं, उनके नाम से ये करते हैं। जैसे इको R1 जो है वो ई कोलाई से लिया हुआ है आपने, ठीक है ना, तो ये सब अलग अलग आप जिस वेक्टर से लेते हो उसके नाम से ये आते हैं। तो हम रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन टेक्निक भी मैप बनाने के लिए यूज करते हैं। तो आपको इतना मेरे ख्याल से काफी है, ये टेक्निक ध्यान में रखना, शॉटगन सीक्वेंसिंग टेक्निक, ये आप इसको वहां कर सकते हो। यहाँ ये पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ ईच लाइब्रेरी करके ये ऐसे लूप बना सकते हैं, कोई सीक्वेंस लिख सकते हैं, छोटी सी सीक्वेंस भी लिख सकते हैं, और फिर उसका अलाइनमेंट बता सकते हैं, ठीक है ना, फिर उनका अलाइनमेंट आप बता सकते हो। तो एम क्या क्या है, हमने लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स जो है ह्यूमन जीनोम उनकी सीक्वेंसिंग करी, फिजिकल मैप बना लिया, डिजीज कॉजिंग जो जीन है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, रिसर्चर के लिए डेटा अवेलेबल हो गया, हमारे लिए हमने ऐसे टूल बना लिए जिससे हम प्रोसेसिंग एनालाइज कर सकें, जीन के फंक्शन हम समझ सकें। ये सारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एम और ऑब्जेक्टिव है। शुरू हुआ था अक्टूबर 1990 में, ये ध्यान में रखना है, 2003 में लगभग कंप्लीट हो गया। उससे पहले ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग से पहले हमने छोटे छोटे जैसे यूकेरियोट में हमने ईस्ट को ले लिया था, माइक्रोब्स, इन सब की हमने सीक्वेंसिंग करी, उसके बाद हम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में आए। तो ये पहले क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ? अगर इनमें इसमें से कुछ चीज रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो अब आते हैं हम हमारी 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है। अभी अपन ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं हम साइटोजेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। तो ये आपको सीधा सीधा ह्यूमन का दे दिया, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन क्रोमोसोम जो है आज हमको पता है कि 46 है, ठीक है, आज आपको सबको पता है। लेकिन जब साइटोजेनेटिक्स ह्यूमन की स्टार्ट हुई थी
तब सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना रिसर्च किया था, और रिसर्च करने के बाद उनका जो डेटा है, जैसे विनी वाटर ने 1912 में उसने बोला था कि 48 क्रोमोसोम होते हैं वुमेन में और 47 होते हैं ह्यूमन में। ये गलत है, हमको पता है, लेकिन उन्होंने जब डिस्कवरी की है तो उन्होंने ये बताया, ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि मैन में 47 होते हैं और वुमेन में 48 होते हैं, और उन्होंने ये बोला कि मैन में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वुमेन में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और आगे चले तो फिर पेंटर जो है उन्होंने अपना किया, उन्होंने ये बोला कि जो मेल होता है, जो ह्यूमन मतलब मेल होता है उसमें एक्स वाई होते हैं, और फीमेल जो होती है उसमें एक्स एक्स होते हैं। ये अर्ली आपको बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें सीधा सीधा ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स है, ठीक है। अब बताना मुझे कि क्या वो थोड़ा सा मैं इसको वो कर दूं, हाँ। अब बताना मुझे दिख रहा है सबको? तो ये फिर बाद में पेंटर जो आए थे उन्होंने बोला कि वुमेन जो होती है वो एक्स एक्स होते हैं और मेल जो होता है वो एक्स वाई होता है, ये बताया। फिर टीजोर एंड लेवान ने 1956 में उन्होंने ह्यूमन की फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है उनको कल्चर किया, और फिर उन्होंने ये बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने 46 बताए थे? तो जो लेवान है 1956 और टीजो जो है उन्होंने बताया था कि हर ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है। उससे पहले जो विन वाटर वगैरह थे उन्होंने तो 48 47 बताए थे, ठीक है। फिर इनकी जो फाइंडिंग थी वो कंफर्म हुई फोर्ड और हैमरटन ने, जो उन्होंने सेम ईयर काम किया था और इनकी स्टडी को कंफर्म किया था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए क्योंकि ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स है आपको। अब आते हैं, ये सारा आप देख रहे हो ये कैरियोटाइप कहलाता है। कैरियोटाइप में हम अकॉर्डिंग टू द लेंथ क्रोमोसोम को हम डिवाइड करते हैं। अब आप देख रहे हो क्रोमोसोम को हमने कुछ ग्रुप में डिवाइड किया है, सभी को ये दिख रहा है अच्छे से स्क्रीन? ए नंबर का जो ग्रुप है उसमें 1 2 3 क्रोमोसोम है, तो आप देख, हाँ दिख रहा है ना? नहीं दिखी तो बताना। 4 और 5 नंबर का बी, फिर आपने सी जो है उसमें 6 7 8 9 10 11 12, ये आप देख रहे हो सारे क्रोमोसोम पेयर में है। हम यहीं से एबनॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। अगर मान लो मुझे 21 क्रोमोसोम 3 नंबर में दिखाई देते तो मैं पता लगा लेती कि नॉर्मल कैरियोटाइप नहीं है, ये किसका है? डाउन सिंड्रोम का। फिर ये एक नॉर्मल ह्यूमन का कैरियोटाइप है, और ये आप देख सकते हो एक्स वाई है तो मतलब मेल का है। तो ये सारे हमने देखा कि ह्यूमन क्रोमोसोम को हमने कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ए में, बी में, सी डी ई एफ जी, दिख रहा है आपको ये एफ जी, और फिर यहाँ पर आपको सेक्स क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे ग्रुप हैं, और जब हम इन क्रोमोसोम को अकॉर्डिंग टू द लेंथ हम अरेंज करते हैं तो हम इसको कैरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया, ये आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि 23 जो पेयर होते हैं उसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में एक्स एक्स होते हैं वो, और मेल में एक्स वाई होते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि वाई जो है वो स्मॉलर होता है, इसीलिए अपन ने डोजेज कंपनसेशन पढ़ा था, ठीक है। तो मेल में वो स्मॉल होता है। ये आपको पूरा ह्यूमन का कैरियोटाइप बताया हुआ है, ठीक है। कैरियोटाइप बताया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मेल और ये ऊपर वाली जो ए नंबर की, चूंकि इसमें एक्स एक्स है तो ये जो है नॉर्मल फीमेल हो जाएगी। नीचे वाला जो दिख रहा है उसमें एक्स वाई है, ये फीमेल का दिख रहा है पूरा। इसमें भी वही ए बी सी डी ई एफ जी अल्फाबेट से ध्यान में रख सकते हैं, यही ग्रुपिंग जो है वो इसमें होगी। तो ये हमने देख लिया कि ये मेल है एक्स वाई, और ऊपर वाला जो है फीमेल है, ठीक है। तो ये सारे ग्रुप जो है हमने देख लिए, ए बी सी डी ई एफ जी, सबको दिख रहा है अभी। अभी अपन सारे ग्रुपिंग पढ़ेंगे। अभी आपको ये पिक्चर दिखाई है हमने, तो आप यहाँ इस पिक्चर से ये देख सकते हैं कि 6 7 8 9 10 11 12 वाले जो क्रोमोसोम है वो सी में आते हैं, 1 2 3 वाले ए ग्रुप में आते हैं, 4 5 वाले बी में आते हैं, और 13 14 15 डी में आते हैं, ई में 16 17 18, इन सबका इंपॉर्टेंट रोल है। एफ में 19 20 है, जी में 21 22 है, और सेक्स क्रोमोसोम को हमने जो है किसी ग्रुपिंग में नहीं लिखा तो सीधे अपन ने डाल दिया कि ये सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स एक्स, ठीक है। तो ये ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स में पूरा है, आपकी साइटोलॉजी प्लस जेनेटिक्स मर्ज हो रही है। तो हमने पहले ये देखा कि ह्यूमन क्रोमोसोम के 46 नंबर किसने बताए थे, क्या उससे पहले हमको पता थे क्या? नहीं, हमने देखा लेवॉन ने 1956 में बताया कि 46 है, फिर उनके टेस्ट को कंफर्म किया आगे साइंटिस्ट ने, और तब डिसाइड हुआ कि 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मल में। फिर देखा हमने कैरियोटाइपिंग उनकी की। कैरियोटाइपिंग से हम ये पता लगाते हैं कि वो इंडिविजुअल नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि हर क्रोमोसोम पेयर में दिखाई दे रहा है, हर क्रोमोसोम पेयर में दिखाई देंगे।
और हर क्रोमोसोम को ग्रुप में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। और कैरियोटाइपिंग करते कैसे हैं, क्योंकि ये सब आपको ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स के अंदर आ रहा है, आपको सीधे सीधे साइटोजेनेटिक्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम दिया हुआ है, तो शॉर्ट में हर चीज देखना है। तो कैरियोटाइपिंग के लिए हमने सबसे पहले ब्लड ल्यूकोसाइट्स को हमने सेपरेट किया ब्लड से, उसको डिवाइड किया हमने माइटोसिस के थ्रू, वो स्टिमुलेट किया कि वो डिवाइड हो, और डिवाइड के लिए हमने उसमें फाइटो हेमाग्लूटिन मिलाया। कॉल्चिसिन इसलिए मिलाते हैं, मेटाफेज स्टेज में वो रुक जाए वहां पर। हाँ, अभी आ रहा, तो 1 मिनट बचा बस, है ना। तो कॉल्चिसिन हमने ऐड किया मेटाफेज स्टेज में। हाँ, अभी 1 मिनट में खा रहा है, ठीक है। तो कॉल्चिसिन को हमने ऐड किया, जिससे सेल डिवीजन जो है वो अरेस्ट हो गई। किसमें? मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे अच्छे दिखाई देते हैं, इसलिए हम मेटाफेज स्टेज बस चाह रहे हैं। तो मेटाफेज स्टेज के लिए हमने कोल्चिसिन जो है वो ऐड कर दिया, जिससे हमको सिर्फ वो मेटाफेज स्टेज में दिखाई देंगे। अब टाइम खत्म ही होने वाला है, तो हम इससे आगे का नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे कि कैसे ये कैरियोटाइपिंग की मेथड दी हुई है कि कैसे कैरियोटाइप हम बनाते हैं, ठीक है। कैरियोटाइप हम कैसे बनाते हैं, फिर ये कैसे दिखता है, ये आपको पिक्चर दिखाई हुई है, मेल और फीमेल दोनों की आपको दिखाई हुई है कि कैसे ग्रुपिंग में हमने उनको डिवाइड किया है। अब इन ग्रुप का क्या रोल है, अपन मंडे को इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो यहाँ अगेन मैं यहाँ पे जब तक चल रहा है यही चीज करूँ। ल्यूकोसाइट्स जो है उनको लिया हमने, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी को हमने लिया ब्लड से, फिर हमने उसमें फाइटो हेमाग्लूटिन मिलाया जिससे वो डिवाइड हो। हमको सिर्फ मेटाफेज स्टेज चाहिए, इसलिए हमने कॉल्चिसिन डाल दिया वहां पर, जिससे वो मेटाफेज स्टेज में ही रह जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इन सेल्स को हाइपोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट किया, जिससे स्प्रेड अच्छे से मिले। हाइपोटोनिक ट्रीटमेंट जो करते हैं वो मेटाफेज स्प्रेड हमको अच्छे से दिखाई